अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अपने प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने BDI, BAI, डैश और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के टॉपिक को कवर किया है। आज का हमारा टॉपिक सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है, हमें टॉपिक के बारे में पता होना चाहिए कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन होती क्या है, किस लिए यूज़ होती है। तो ये अगर कोई इंडिविजुअल है, उसे किसी चीज़ का फियर है, फोबिया है, एंग्जाइटी है, तो उनके बारे में उस इंडिविजुअल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या आप कहें कि एंग्जाइटी को रिड्यूस करने के लिए हम जो मेथड यूज़ करते हैं, जो टेक्निक यूज़ करते हैं, उसे हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन कहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि इसका ऑथर कौन है। तो इसे डेवलप किया था जोसेफ वुल्फ ने 1958 में। अब देखें कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन क्या है। सबसे पहले तो यह है कि ये एक बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक है। अब इस टेक्निक का मकसद ये होता है कि अगर किसी इंडिविजुअल को फोबिया है किसी चीज़ से, कोई एंग्जाइटी है, एंग्जाइटी जिस भी पर्सन को होती है उसके साथ साथ कहीं ना कहीं फेयर की सिम्टम लाजमी होती है। तो फोबिया, एंग्जाइटी और फेयर, इन तीनों को रिड्यूस करने के लिए सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। अब सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में ग्रेजुअल एक्सपोजर दिया जाता है। अब वो कैसे दिया जाता है वो हम नेक्स्ट टॉपिक्स में या नेक्स्ट स्लाइड्स में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम एग्जांपल देख लेते हैं। फियर ऑफ फ्लाइंग, मतलब किसी पर्सन को जहाज़ में बैठने से डर लगता है, ठीक है, फ़्लाइट में जाने से डर लगता है। तो अगर हम उसको ग्रेजुअल एक्सपोजर देंगे तो वो इस तरह से देंगे कि सबसे पहले उस इंडिविजुअल से कहेंगे कि आप इमेजिन करें जैसे आपने अपनी फ़्लाइट को बुक करवाया, कि आप जा रहे हैं तो आप अपनी फ़्लाइट को बुक करवाएं। उसने फ़्लाइट को बुक करवाया अपनी इमेजिनेशन में। फिर आप ऐसा महसूस करें, आप ऐसा इमेजिन करें कि आप एयरपोर्ट पे हैं। फिर इस तरह इमेजिन करें कि जैसे आपका प्लेन जो है वो लैंड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इस तरह करके फियर ऑफ फ्लाइंग जो है थ्रू ग्रेजुअल एक्सपोजर ख़त्म करते हैं सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में। अब जो एक्सपोजर है वो किस तरह दिया जाता है। सबसे पहले आता है इन विवो एक्सपोजर। उसमें क्या होगा कि एक इंडिविजुअल को रियल लाइफ एक्सपोजर दिया जाएगा उन ऑब्जेक्ट्स और उन सिचुएशन के रिलेटेड। जैसे आप सोचें कि अगर एक पर्सन है उसको सांप से डर लगता है, तो वो ये कहता है कि जब मैं एक सांप की, एक स्नेक की पिक्चर देखता हूँ तो मुझे डर लगता है। तो आप उसको पिक्चर दिखाएंगे रियल में, तो रियल लाइफ एक्सपोजर है, ठीक है। इसी तरह इमेजिनल एक्सपोजर, कि एक इंडिविजुअल से कहेंगे कि वो विजुलाइज़ करे, वो रिलैक्स हो और रिलैक्स होने के बाद वो इमेजिन करे कि वो चीज़ उसके सामने है। उसे कहेंगे कि आप इमेजिन करें कि आपकी आंखों के सामने स्नेक की एक इमेज है, तो ये इमेजिनल हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इंट्रोस्पेक्टिव एक्सपोजर आ जाता है, ठीक है, जिसमें आ जाता है फेयर्ड बॉडीली सेंसेशंस। अब हम ये देख लेते हैं कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में स्टेप्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो सबसे पहला स्टेप है टीचिंग रिलैक्सेशन टेक्निक्स। आपने सबसे पहले क्लाइंट को रिलैक्स करवाना है। जब वो रिलैक्स होगा तभी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन वर्क करेगी, क्योंकि जब तक आपका क्लाइंट रिलैक्स नहीं होता सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन को स्टार्ट नहीं किया जाता। तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं उसमें डीप ब्रीथिंग आ जाती है। कुछ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट को डीप ब्रीथिंग करवाते हैं। कुछ PMR की टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन कहते हैं। गाइडेड इमेजरी भी आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये देख लेते हैं, अब ज़रूरी नहीं है कि एक क्लाइंट के ऊपर अगर आपने डीप ब्रीथिंग यूज़ की है तो दूसरे क्लाइंट के ऊपर भी डीप ब्रीथिंग ही वर्क करेगी। तो किसी भी क्लाइंट को रिलैक्स करने की जो टेक्निक्स है उसकी इफ़ेक्टिवनेस आपको क्लाइंट के ज़रिए पता चलता है कि क्या ये रिलैक्सेशन टेक्निक क्लाइंट पर वर्क कर रही है या नहीं। तो आपने इस चीज़ को नोट करना है। उसके बाद हायरार्कीज़ बनाई जाती हैं क्लाइंट की एंग्जाइटी की। तो हायरार्की इस तरह से बनाई जाती है, या तो क्लाइंट से 0 से 10 तक रेट करवाया जाता है कि आप बताएं कि किस पॉइंट पे, कौन कौन से पॉइंट पे आपको एंग्जाइटी ज़्यादा महसूस होती है।
या फिर सर्ज एक स्केल है जिसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव यूनिट ऑफ डिस्कम्फर्ट स्केल। 0 से 100 की इसकी रेटिंग होती है। तो ये स्केल जो है ये भी यूज़ किया जाता है हायरार्कीज़ बनाने में। तो इसका प्रोसेस ये होता है कि क्लाइंट को जिस चीज़ का फेयर है, सबसे पहले तो आप उसको आइडेंटिफाई करें। जब आपने उसके फेयर को आइडेंटिफाई कर लिया है तो फिर आप ये चीज़ देखें कि किस चीज़ में उसको सबसे कम डर लगता है। लीस्ट एंग्जाइटी से आपने मोस्ट एंग्जाइटी की तरफ जाना है। आपने ग्रेजुअल एक्सपोजर देते हुए क्लाइंट से पूछना है। जैसे क्लाइंट से आपने बात की है कि आपको किस चीज़ का फेयर है, किस चीज़ का फोबिया है, वो कहता है मुझे हाइट फोबिया। तो आप उससे पूछेंगे कि आप बताएं कि आपको कब सबसे कम डर लगता है। जब वो ये कहेगा जब मैं हाइट के बारे में सोचता हूँ, तो आप पूछें कि हाइट के बारे में जब आप सोचते हैं तो आप कितना रेट करते हैं। चलें जी, वो कहता है 1। जब मैं हाइट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे जी जो डर लगता है उसको मैं रेट करता हूँ 1 में। इसी तरह फिर आप क्लाइंट से पूछें कि फिर आप उससे दोबारा पूछें कि आपको और कितना डर लगता है। 2 पॉइंट रेटिंग स्केल पे आपको कितना डर लगता है। तो वो ये कहेगा जब मैं 3rd फ्लोर पे जाता हूँ बिल्डिंग की, जब मैं 3रे फ्लोर पे होता हूँ तो मुझे 2nd पॉइंट का डर लगता है। इस तरह करते करते वो एक रेटिंग बनाएगा। तो आपने उस रेटिंग को नोट करते जाना है, ठीक है। उसके बाद इमेजिनेशन, क्लाइंट ने जो हायरार्की बनाई है आपने उसको सबसे पहले क्या करवाया, रिलैक्स। जब वो क्लाइंट रिलैक्स हो गया है तो उसने जो हायरार्की बनाई थी आपके साथ कि मुझे इस चीज़ में सबसे कम डर लगता है, तो जिस पॉइंट पे उसने जो 1 पे जो रेट किया होगा आपने उससे कहना है कि आप उसको इमेजिन करें। वो रिलैक्स है क्लाइंट, रिलैक्सिंग के दौरान आप उसे इमेजिन करवा रहे हैं कि आप सोचें इस बारे में। जैसे क्लाइंट ने कहा था कि जब मैं हाइट के बारे में सोचता हूँ तो मुझे डर लगता है, उसको उसने 0.1 पे रेट किया था। तो आप उसे कहेंगे कि आप रिलैक्स होके आप इमेजिन करें कि आप हाइट के बारे में सोच रहे हैं। तो आपने क्लाइंट को इस तरह करते करते उसकी हायरार्कीज़ के ज़रिए उसकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करना है। लेकिन आपने इस चीज़ को नोट करना है कि जब आपका क्लाइंट उन हायरार्कीज़ को जब इमेजिन कर रहा है, उस पॉइंट को जब इमेजिन कर रहा है, वो रिलैक्स है या नहीं। अगर क्लाइंट रिलैक्स नहीं है तो आपने उस टाइम पे अपना सेशन रोक देना है। नेक्स्ट आ जाता है रेसिप्रोकल इन्हिबिशन। इससे भी जोसेफ वुल्फ ने ही बेसिकली डेवलप किया था। रेसिप्रोकल इन्हिबिशन के कानून के ऊपर, के प्रिंसिपल के ऊपर ही सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वर्क करती है। अब रेसिप्रोकल इन्हिबिशन का मतलब क्या है, इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसकी इजीली एग्जांपल दूँ, जैसे एक पर्सन है वो एक ही टाइम पे हैप्पी और एक ही टाइम पे सैड नहीं हो सकता। या तो वो खुश होगा या वो उदास होगा, या वो रो रहा होगा या वो हंस रहा होगा। तो इसी चीज़ को बुनियाद रखते हुए, बेस रखते हुए जोसेफ वुल्फ ने बताया था कि जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है वो रेसिप्रोकल इन्हिबिशन पर काम करती है। या तो क्लाइंट को एंग्जाइटी हो रही होगी या वो काम होगा। तो सबसे पहले क्लाइंट को आप रिलैक्स करवाएं। जब क्लाइंट रिलैक्स हो जाएगा तो फिर आप हायरार्कीज़ के थ्रू जो सबसे लीस्ट पॉइंट होगा, आप क्लाइंट की PMR के थ्रू डीप ब्रीथिंग के बाद आप क्लाइंट को रिलैक्स करवाने के बाद उसे उसकी हायरार्कीज़ के थ्रू उसकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करवाएं। इसकी एग्जांपल ये है कि आप एक क्लाइंट है, डीप ब्रीथिंग ड्यूरिंग अ पैनिक अटैक। क्लाइंट को पैनिक अटैक हो रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे क्लाइंट से आप कहें कि आप डीप ब्रीथिंग करें। तो डीप ब्रीथिंग इंड्यूस करने से जो उस रिस्पॉन्स में उसने रिलैक्सेशन को फील किया, क्लाइंट रिलैक्स हो गया, जिसकी वजह से उसकी एंग्जाइटी जो है वो रिड्यूस हो गई। तो यहाँ पे इस एग्ज़ाम्पल से आपको पता चल रहा होगा या तो क्लाइंट रिलैक्स है या क्लाइंट को एंग्जाइटी महसूस हो रही है। तो रेसिप्रोकल इन्हिबिशन भी यही है। उसके बाद एक एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे हायरार्कीज़ बनाई हैं, 10 हायरार्कीज़ हैं। सबसे पहले लेवल 1 है लिटल और नो एंग्जाइटी। तो यहाँ पे 10 हायरार्कीज़ से मुराद यही है कि एक पर्सन को जी सोशल एंग्जाइटी है,
ठीक है। तो लेवल 1 में वो कहता है कि जब मैं अपने फेमिलियर जहाँ पे वो ऑलमोस्ट डेली जाते हो सुबह के टाइम, जी वो पार्क जब वॉक करता है ना, तो उसे एंग्जाइटी, नो एंग्जाइटी या थोड़ी सी एंग्जाइटी महसूस होती है। लेकिन जब वो अपने किसी क्लोज़ रिलेटिव से फ़ोन पे बात करता है तो उसे माइल्ड लेवल की एंग्जाइटी महसूस होती है। क्लाइंट ने उसे लेवल 2 पे रेट किया है। लेकिन जब वो स्मॉल फैमिली गैदरिंग में बात करता है तो उसे जब वहाँ बोलना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, तो उसे लेवल 3 की एंग्जाइटी महसूस होती है। इसी तरह जब वो बिज़ी मार्केट में जाता है तो उस टाइम पे उसे लेवल 4 की एंग्जाइटी महसूस होती है। लेवल 5 को उसने रेट किया कि जब वो क्लासरूम के सामने कोई प्रेजेंटेशन दे या क्लासरूम में कोई काम करे तो उस टाइम पे उसको लेवल 5 की एंग्जाइटी महसूस होती है। इस तरह करते करते मैंने 10 हायरार्कीज़ बनाई हैं। तो इन हायरार्कीज़ के थ्रू हम क्लाइंट की सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के ज़रिए हम क्लाइंट की इस एंग्जाइटी को रिड्यूस करते हैं। किस तरह से रिड्यूस करते हैं कि सबसे पहले सबसे पहले आप क्लाइंट को नॉइज़ फ्री एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें। फिर क्लाइंट को पीएमआर सिखाएं। पीएमआर प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन टेक्निक है जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट्स को सिखाते हैं रिलैक्सेशन टेक्निक्स में। अब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पीएमआर ही इस्तेमाल की जाती है, डीप ब्रीथिंग का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट पर कौन सी टेक्निक इफ़ेक्टिव है। तो मोस्टली जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो पीएमआर का इस्तेमाल करते हैं। अब पीएमआर में क्या किया जाता है कि क्लाइंट के बॉडी के 16 मसल्स को रिलैक्स करवाया जाता है। अब उन्हें किस तरह से रिलैक्स करवाया जाता है कि सबसे पहले 5 सेकंड्स के लिए मसल को टेंस किया जाता है, फिर 30 सेकंड के लिए मसल को रिलैक्स किया जाता है। इसी तरह 45 मिनट्स में फ़ेज़ 1 में मसल्स को टेंस भी किया जाता है और रिलैक्स भी किया जाता है। फ़ेज़ 2 में सिर्फ रिलैक्स किया जाता है। अब इसी तरह से क्लाइंट जब सेशंस के दौरान पीएमआर सीख जाता है तो फिर हम क्लाइंट की सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का आगाज़ करते हैं। अब वो किस तरह से शुरू करते हैं कि सबसे पहले जैसे यहाँ पे मैंने हायरार्कीज़ बनाई हैं, तो इसमें जो लेवल 1 की हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग हम क्लाइंट से कहेंगे कि वो रिलैक्स हो जाए। जब क्लाइंट रिलैक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम उसे कहेंगे कि वो इमेजिन करे कि वो किसी पार्क में है। जब वो पार्क में खुद को महसूस करे और उसे किसी भी किस्म की एंग्जाइटी महसूस नहीं हो रही तो आप लेवल 2 की एंग्जाइटी पर शिफ्ट करें और आप क्लाइंट से पूछें कि आप किसी क्लोज़ रिलेटिव से फ़ोन पे बात कर रहे हैं। तो अगर क्लाइंट को एंग्जाइटी महसूस होने लगे तो आप वहीं पे सेशन रोक दें। इस तरह करते करते क्लाइंट को आपने एंग्जाइटीज़ की हायरार्की के थ्रू आपने उसकी एंग्जाइटी को रिड्यूस करवाना है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आप बहुत आगे तक क्लाइंट की एंग्जाइटी को रिड्यूस कर जाते हैं, जैसे लेवल 8 पे आप आ जाते हैं, लेकिन फिर रिलैप्स होता है और क्लाइंट फिर लेवल 1 पे जो है वो मूव कर जाता है। तो इस चीज़ में जो है आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, नोट करना है कि जब आप क्लाइंट को इमेजिन करवा रहे हो तो उस टाइम पे क्लाइंट रिलैक्स महसूस कर रहा हो। नेक्स्ट एक पिक्चर है। पिक्चर में आपने देखा होगा कि पहले उसने वो जो स्पाइडर है वो क्लाइंट को दिखा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता पिक्चर उसके पास की है, फिर उसे हाथ में दिखाया और एट द एंड आप देखें कि वो बच्ची जो है वो स्पाइडर को अपने हाथ पे उसने रखा हुआ है। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन जो है वो एक इफ़ेक्टिव टेक्निक है। अगर हम सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन की इम्पोर्टेंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले आता है ग्रेजुअल एक्सपोजर। अब ग्रेजुअल एक्सपोजर में ये है कि जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं वो क्लाइंट को स्टेप बाय स्टेप जो है वो एक्सपोजर प्रोवाइड करती हैं रिगार्डिंग एंग्जाइटी, फियर एंड फोबिया, जिसकी वजह से क्लाइंट की एंग्जाइटी रिड्यूस होती है। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन के ज़रिए इंसान के कोपिंग स्किल्स जो हैं वो भी इन्हेंस होते हैं, वो कोप करना सीख जाता है फोबियाज़ के रिगार्डिंग। फिर आ जाता है इंक्रीज कॉन्फिडेंस। क्लाइंट का जब फोबिया, एंग्जाइटी और फियर रिड्यूस होता है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस का भी इजाफ़ा होता है। अब वो किस तरह से इजाफ़ा होता है कि वो फियर को मैनेज करना सीख जाता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बूस्टअप होता है। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स में अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स यही हैं कि क्लाइंट को अगर इन फ्यूचर कभी भी एंग्जाइटी से डील करना पड़े तो वो उसे
थ्रू जो रिलैक्सेशन टेक्निक्स जिस तरह उसे सिखाई गई थी तो वो उनका इस्तेमाल कर सकता है। सेफ़ एनवायरनमेंट यही है कि जब क्लाइंट को PMR करवाया जाता है तो उसे रिलैक्स किया जाता है। जब रिलैक्स करने के बाद हायरार्कीज़ बनाई जाती हैं तो उसे सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन करवाई जाती है। तो जैसे ही क्लाइंट एंग्जाइटी महसूस करता है तो हम उसकी सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन के प्रोसेस को रोक देते हैं। सबसे पहले क्लाइंट को सेफ़ एनवायरनमेंट प्रोवाइड किया जाता है इसमें। उसके साथ साथ उसे सपोर्ट भी प्रोवाइड की जाती है। उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होती है क्योंकि जब उसकी एंग्जाइटी और फोबियाज़ वगैरह रिड्यूस होंगे तो वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार सकेगा। उसके साथ साथ ये फाउंडेशन है अदर थेरापीज़ की, जैसे CBT। इफ़ेक्टिवनेस की बात करें तो इसकी इफ़ेक्टिवनेस नहीं यही है कि ये लॉन्ग टर्म जो है इसकी एंग्जाइटी रिडक्शन होती है। ये फ़ोबियाज़ और एंग्जाइटी को रिड्यूस करता है और ये इंडिविजुअल जो है उसकी इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अगर लिमिटेशंस की बात करें तो इसकी लिमिटेशन यही है कि ये हर एक के लिए सूटेबल नहीं है, टाइम रिक्वायर करता है और अगर कोई इंडिविजुअल है वो सीवियर केस है तो उसके लिए प्रोफेशनल गाइडेंस जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन यही है कि जब क्लाइंट काम नहीं होगा, रिलैक्स नहीं होगा तो PMR वर्क नहीं करेगी। कंक्लूजन की अगर बात करें तो जो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन है वो एक स्ट्रक्चर्ड और इफ़ेक्टिव अप्रोच है जो एंग्जाइटी को, फोबियाज़ को और फेयर्स को रिड्यूस करती है, ग्रेजुअल एक्सपोजर प्रोवाइड करती है क्लाइंट को और इम्प्रूव करती है इंडिविजुअल की लाइफ को, फोबियाज़ को। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नीचे दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।